आज हम केमिस्ट्री का पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसमें आप लोगों ने ब्रांचेस, डेफिनेशंस, केमिकल स्पीशीज, एवोगाड्रोस नंबर, ये सब कुछ पढ़ा था। अब आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ेंगे। मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे? थियोरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आइसोटॉप्स। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। एटम पढ़ेंगे और उसके फर्दर सब पार्टिकल्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन क्या है? एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, एंशियंट मतलब बहुत पुराना, बहुत साल पहले, एक ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्राइटस। कौन था भाई? डेमोक्राइटस, जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर था। बच्चों, इसने सजेस्ट किया कि मैटर जो है ना, it is composed of tiny indivisible particles called atoms. Indivisible मतलब वो जो further divide नहीं हो सकते। डेमोक्राइटस ने सजेस्ट किया कि मैटर इज composed of tiny indivisible particles called atom. जो नेम एटम था ये डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड एटोमस से। एटोमस मतलब इंडिविजिबल, मतलब ऐसे पार्टिकल जो छोटे हैं और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। In the beginning of 19th century, John Dalton put forward atomic theory. According to it, उसकी theory के मुताबिक all matter is made up of very small indivisible particles called atoms. मतलब till 19th century ये belief था कि atom जो है एक बहुत tiny indivisible particle है, मतलब further divide नहीं हो सकता। Till the end of 19th century, it was considered that atom cannot be subdivided. However, लेकिन in the beginning of 20th century, experiments performed by Goldstein, J.J. Thomson, Rutherford, Bohr, and other scientists revealed that atom is made up of subatomic particles like electron, proton, and neutron. Properties of these particles will be discussed. 20th century में जाकर कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिवील किया कि एटम जो है इंडिविजिबल नहीं है, वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम फर्दर पढ़ते हैं थियोरीज और एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एन एटम इज एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस स्फीयर। डाल्टन के अकॉर्डिंगली एक एटम इंडिविजिबल मतलब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, हार्ड सख्त, और डेंस मतलब गहरा, स्फीयर शेप में एटम, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक, दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड। डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं ताकि वो कंपाउंड बना सके। इन द लाइट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, साइंटिस्ट परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की रोशनी में, जो उसकी थ्योरी थी कि एटम इंडिविजिबल है, हार्ड है, डेंस है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए। बट इन द लेट 1800s एंड अर्ली 1900 साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कहीं अर्ली 1900s में जाकर साइंटिस्ट ने जो इसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया, कहा कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, उसमें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इन 1886 गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया positively charged particle called proton. In 1897, J.J. Thomson ने 1897 में फाउंड किया negatively charged particle known as electron. तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन ने 1886 में। और इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ? 1897 में J.J. थॉम्सन से। It was established that electrons and proton are fundamental particles of matter. Based upon these observations, Thomson put forward his plum pudding theory. Plum pudding, जैसे एक पुडिंग के अंदर plums होते हैं, इस तरह से उसने इस बेसिस पर अपनी theory दी। He postulated that atoms were solid particles of positively charged with tiny negative particles stuck inside, like plums in pudding. उसने क्या कहा कि एटम जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड स्ट्रक्चर,
जिसमें कुछ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं नेगेटिवली चार्ज जो अंदर फंसे हुए हैं, जैसे एक पुडिंग के अंदर प्लम्स होते हैं। कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमसन ने। अच्छा जी, अब 1895 की बात है। 1895 सर विलियम क्रूक, एक साइंटिस्ट था विलियम क्रूक, उसने 1895 में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए by passing electric current through gases in discharge tube at very low pressure. 1895 में सर विलियम क्रूक ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उसने क्या किया कि उसने इलेक्ट्रिक करंट पास किया डिस्चार्ज ट्यूब से एट वेरी लो प्रेशर। He took a glass tube fitted with two electrodes, anode and cathode, which were connected to high voltage battery. ये दोनों जो थे इलेक्ट्रोड्स, ये बैटरी से कनेक्ट थे, ठीक है। और जो प्रेशर था इस ट्यूब के अंदर वो था 10⁻⁴ ATM यूनिट है प्रेशर का। जब हाई वोल्टेज करंट पास किया गैस से तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ शाइनी रेज एमिट हुई, कैथोड से निकली और एनोड की तरफ ट्रैवल की। तो चूंकि वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ ट्रैवल की तो उसने इनको नाम दिया कैथोड रेज। He took a glass tube fitted with two metallic electrodes which were connected to a high voltage battery. The pressure inside tube was kept 10⁻⁴ ATM. When high voltage current was passed through gas, shiny rays were emitted from cathode which traveled towards anode. These rays were given name of cathode rays as these were originated from cathode. अच्छा बच्चों, कैथोड रेज को फर्दर हम डिटेल में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज क्या डिटरमिन हुई कि दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। ये जो कैथोड रेज थी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। दे कैन कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रख दो इन कैथोड रेज के तो एक शार्प शैडो बनाती हैं। अगर कोई पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं क्योंकि वो तो नेगेटिवली चार्ज है, वो तो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। देयर इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन विच दे फॉल। जिस बॉडी में वो फॉल करती हैं उसका टेम्परेचर राइज कर देती हैं। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इनका चार्ज बाय मास रेशियो। अब जब ये हिट करती ना डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल से तो लाइट प्रोड्यूस होती है। इट वाज फाउंड दैट same type of rays are emitted no matter which gas and which cathode was used in discharge tube. तो क्या फाउंड हुआ कि जो रेज एमिट हो रही हैं वो गैस पर डिपेंड नहीं कर रही, ना वो कैथोड पर डिपेंड कर रही हैं, वो हो रही हैं एमिट, कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं जब अंदर इलेक्ट्रिक करंट आप पास करो। All these properties suggested that nature of cathode rays is independent of nature of gas present in discharge tube or material of cathode. अभी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैथोड रेज इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ गैस और प्रेजेंट डिस्चार्ज ट्यूब या मटेरियल ऑफ कैथोड। द फैक्ट दैट दे कास्ट द शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट सजेस्टेड दैट दीज आर नॉट रेज बट दे आर फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल। कि सिर्फ हाल ही कोई रेज नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स वेरी फास्टली मूव हो रहे हैं। दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स। सिंस ऑल द मटेरियल्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, it means all material contain electrons. As we know, materials are composed of atom, hence electrons are fundamental particle of atom. अब जी डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। 1886 में गोल्डस्टीन ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने कहा कि कैथोड रेज की एडिशन में ना कुछ और रेज भी डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है। उसने देखा कि ये रेज जो थी ना जो एडिशन में प्रेजेंट थी ये कैथोड रेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। मतलब कैथोड रेज निकलती थी कैथोड से एनोड की तरफ, तो ये वाली रेज जो है वो ऑपोजिट वे में एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली हैविंग परफोरेटेड कैथोड, मतलब होल्स थे उस कैथोड में, कैनाल्स के अंदर, ठीक है। उसने फाउंड किया कि रेज जो थी ना वो जो एक्स्ट्रा एडिशनल रेज थी वो इन कैनाल्स इन होल से पास कर रही हैं और जब वो डिस्चार्ज ट्यूब से टकराती थी इस वॉल की, डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से, तो ग्लो प्रोड्यूस होती थी। उसने इन्हें नाम दिया कैनाल रेज। इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी
कि ये रेस ट्रैवल करी ऑपोजिट डायरेक्शन में कैथोड रेस से। कैथोड रे ट्रैवल करती थी कैथोड से एनोड, तो ये ट्रैवल करेंगी एनोड से कैथोड। In their deflection in electric and magnetic field proved that these are positively charged. जो नेचर थी कैनाल रे वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर, प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पहला डिफरेंस आ गया कि कैथोड रेस इंडिपेंडेंट था नेचर ऑफ गैस, लेकिन कैनाल रेस डिपेंडेंट है। These rays do not originate from anode. In fact, these rays are produced when cathode rays or electron collide with residual gas molecule present in discharge tube. ये रेज जो ना एनोड से एमिट नहीं हो रही हैं, ये तब प्रोड्यूस होती है जब कैथोड रे जो थी वो कोलाइड करती थी उस इलेक्ट्रॉन जो थे कैथोड रेस पर, जब गैस के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करती थी तो ये रेस प्रोड्यूस होती थी। अगर गैस मॉलिक्यूल के साथ एक इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया तो ये कैनाल रेस प्रोड्यूस होती थी। जो मास था इन पार्टिकल्स का was found equal to that of proton or simple multiple of it. जो मास है ना प्रोटॉन का वो 1840 टाइम्स है देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास प्रोटॉन का ज़्यादा है, ये एक और डिफरेंस है, ठीक है। Thus these rays are made up of positively charged particle. Mass and charge depend upon nature of gas and discharge tube. Hence, different gas produce different types of positive rays having particles of different masses and different charges. हमने पढ़ा है कैथोड रेस इंडिपेंडेंट है, जौन सी मर्जी गैस डाल दो, जौन सा मर्जी कैथोड डाल दो, उन्होंने प्रोड्यूस होना है जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन भाई कैनाल रेस के केस में, बच्चों कैनाल रेस के केस में केस डिफरेंट है, वो तो डिपेंडेंट है। Keep in mind that positive particles produced by gas will be of same type. That is, positive rays produced by lightest gas hydrogen contain proton. अब जी प्रोटॉन की भी डिस्कवरी होगी, इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी होगी, बचा न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, उसने कहा एटॉमिक मास होता है बच्चों, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब मिला हो तो एटॉमिक मास बनता है, ठीक है। उसने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट का ना एटॉमिक मास खाली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की बेसिस पर नहीं डिटरमिन हो सकता। कोई चीज़ यहाँ कमी है, कोई चीज़ यहाँ रहती है, कोई तो गैप यहाँ है। रदरफोर्ड ने देखा कि खाली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर एटॉमिक मास प्रिडिक्ट नहीं हो रहा, कुछ यहाँ है, कोई गैप, कोई ऐसी चीज़ जो मिसिंग है। उसने 1920 में प्रिडिक्ट किया कि कोई ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका मास तो प्रोटॉन से इक्वल है, वो प्रेजेंट है एटम में, है वो न्यूट्रल। Scientists were in search of such a neutral particle. Eventually, 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया, जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम टारगेट पर बम्बार्ड किया। उसने ऑब्जर्व किया हाईली पेनिट्रेटिंग, हाईली स्ट्रॉन्ग पियर्सिंग रेडिएशन, जहाँ लगेगी पियर्स करेंगी वहाँ से, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। इन रेडिएशन को कहा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, हाईली पेनिट्रेटिंग, हाईली पियर्सिंग, जहाँ लगेंगी पियर्स करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी, वॉल्स के थ्रू पेनिट्रेट कर सकती हैं। मास ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो बच्चों हमने अब तक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब बारी कुछ क्वेश्चंस की। डू यू नो एनी एलिमेंट हैविंग नो न्यूट्रॉन इन एन एटम? कोई ऐसा एलिमेंट आपको पता है जिसमें कोई न्यूट्रॉन ना हो? फॉर एग्जाम्पल मैं तो हाइड्रोजन, मुझे पता है हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। अगर आपको किसी और एलिमेंट का पता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। Who discovered an electron, proton and neutron? ये हमने ऊपर पढ़ा है, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। How does electron differ from neutron? इलेक्ट्रॉन कैसे डिफर करे न्यूट्रॉन से? न्यूट्रॉन है न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन का मास है इक्वल टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कम है प्रोटॉन से। Explain how anode rays are formed from gas present in discharge tube. बेटा यही प्रोसीजर है कैनाल रेस कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इन्हें एनोड रेस भी कहते हैं, तो इसमें ये लिख देना है।